हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज मैं यहां पर सेक्शन नंबर 76 के बारे में आप लोगों से बात करूंगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि बात करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी, जिसको हम लोग ईपीसी यानी कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। सर, सबसे पहली चीज, एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उनके अलावा सेक्शन नंबर 73 तो बोल चुका था कि मेंबर के अलावा आप किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर इन्होंने बोला है ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए उससे ज्यादा या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए उससे ज्यादा होगा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो वो पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाएगी और वो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्राइटेरिया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने का, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा 76 में। दूसरी चीज, आपको रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन आपको जनरली यदि आप विद इन लिमिट हो 181 सी की तो ऑर्डिनरी से ही काम चल जाएगा, और यदि आप लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी कोई एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी ना, वो कभी अपनी लिमिट को जनरली क्रॉस करती ही नहीं है। तो जब वो जनरली अपनी लिमिट को क्रॉस करती नहीं है तो उसको ओआर ही पास करना पड़ता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। सर, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, चूंकि आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। जब भी आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग भी करवानी पड़ेगी किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करके रखी हुई है। सर, क्यों करवानी है हमको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? सर, हमको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग इसलिए करवाना है क्योंकि वहां पर वो एडिक्वेसी सेफ्टी ऑफ इंश्योरिंग रीपेमेंट होता है, ताकि जो भी डिपॉजिटर कंपनी में यदि पैसा देगा तो क्या उसका पैसा उसको रीपे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस चीज की वो श्योरिटी देता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे सेक्शन नंबर 76 में, तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द एसेट्स इफ द डिपॉजिट आर सिक्योर्ड। ये बात हम लोग आगे भी पहले पढ़ चुके थे 73 में। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स पर ही चार्ज क्रिएट किया जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इंडिविजुअल डिपॉजिटर के फेवर में क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में आपको एक पर्टिकुलर चार्ज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, टेन्योर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको और मुझे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में यहाँ पर डिस्कस करना है कि सर, जब भी हम लोग डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो डिपॉजिटर ट्रस्टी को कैसे कैसे अपॉइंट करेंगे। सर, सबसे पहले अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट शैल अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी बाय एग्जीक्यूटिंग डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म नंबर डीपीडी 2 एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग सर्कुलर। जब भी आप सर्कुलर इशू करोगे उससे 7 दिन पहले पहले आपको डीपीटी 2 में जो भी आपका डिपॉजिटर ट्रस्टी होगा उसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, मतलब ये लोग कभी भी डिपॉजिट ट्रस्टी के तौर पे काम नहीं कर सकते। कंपनी का डायरेक्टर बोल दो, केएमपी बोल दो, ऑफिसर बोल दो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी या उसके कोई भी रिलेटिव जो है ना, जो भी जिनका भी नाम मैंने लिया, वो भी कभी भी यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। सर, यदि कोई पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी या उसकी कंपनी प्लस, और कंपनी प्लस का मतलब वही होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में है, किसी भी तरीके का कोई भी इंडेप्टनेस, तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता। सर, अ पर्सन हैविंग मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, यदि कंपनी के साथ में उसका कोई फाइनेंशियल लेना देना है तो भी वो यहाँ पर डिपॉजिटर ट्रस्टी के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सर, गिव्स गारंटी फॉर डेट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट, तो भी वो यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। ट्रस्टी कैन बी रिमूव्ड, क्या अब बात आ रही है ट्रस्टी को कब हटा सकते हैं। तो मालिक, ट्रस्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय बोर्ड resolution when 100% of the director voted in the favor of the resolution, only those director those who are presented and voted। तो जो भी presented and voted रहेगा उनके 100% यदि कंसेंट आ जाती है कि इस ट्रस्टी को हटाना है, तब जाकर आप ट्रस्टी को हटा सकते हो। सर, ड्यूटी क्या रहेगी ट्रस्टी की? एसेट ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड देयर इज सफिशिएंट फॉर द डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मालिक, आपको बीइंग अ ट्रस्टी ये देखना है कि कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट के फेवर में जो चार्ज क्रिएट किया है, क्या वो वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो प्रॉपर है भी या नहीं है, क्या प्रॉपर सर्कुलर इन्होंने इशू किया था या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि सर्कुलर में कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी लेकिन अब जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट विद सर्कुलर है। सर, रीजनेबल स्टेप फॉर एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द कंपनी, यदि कंपनी ने कोई भी ब्रीच किया इमीडिएट इसको एक्शन लेना पड़ेगा। सर, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जो भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है। ठीक है मालिक, जब भी कंपनी डिफॉल्ट कर देगी तो वो सिक्योरिटी से अमाउंट रीपे करवाने के लिए, अमाउंट को रिकवर करने के लिए इसको नेसेसरी स्टेप लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर हमारे पास एक प्रोविजन आता है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो यहां पर इन्होंने बोला है मालिक, कंपनी में रीपे डिपॉजिट ऑन अ प्रीमेच्योर बेसिस
और ये कब करेगी मालिक? ओनली आफ्टर 6 months. बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1% फ्रॉम द रेट ऑन विच कंपनी वुड हैव पेड had the deposit has been accepted for that period. मतलब सिंपल सी बात है यार, 6 महीने के बाद कोई भी डिपॉजिटर, से फॉर एग्जांपल यदि किसी डिपॉजिटर ने 1 साल के लिए डिपॉजिट दिया होगा, 2 साल के लिए डिपॉजिट दिया होगा, 3 साल के लिए डिपॉजिट दिया होगा, लेकिन यदि उसको लगता है कि साहब उसको जो है वो डिपॉजिट उसके टाइम पीरियड से पहले चाहिए, तो क्या वो प्री मेच्योर डिपॉजिट मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। क्या कंपनी मालिक यहाँ पर प्री मेच्योर डिपॉजिट दे देगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। और जब भी कंपनी प्री मेच्योर डिपॉजिट देगी उस पर 1% का वो पैनल इंटरेस्ट लगा देगी मालिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1% का पैनल इंटरेस्ट ये 2 कंडीशन में नहीं लगेगा। पहली चीज, जहां पर कंपनी को अपनी जो भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का क्राइटेरिया था, यदि उस लिमिट से ज्यादा कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली है, तो कंपनी जब वहां पर डिपॉजिट को प्री मैच्योरली रिपे कर रही है तो वो 1% का रिडक्शन नहीं लेगी। मालिक कोई भी ऐसा मेंबर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके रिलेटिव या जिसका फैमिली मेंबर मालिक नेवल में है या मिलिट्री में है या आर्म फोर्स में है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि वो कंपनी से डिपॉजिट मांगने जाते हैं तो उस केस में भी कंपनी यहाँ पर 1% का पैनल इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। सर कभी कभी मेंबर जो होते हैं ना वो बड़े नालायक होते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर में डिपॉजिट को प्री मैच्योर करवा लेते हैं। कंपनी के साथ ऐसा खेला बहुत बार हुआ था, इसलिए अब यहाँ पर लॉ मेकर ने एक प्रोविजन डाल दिया है। इस प्रोविजन को तुम बड़े ध्यान से सुनना, मैं बोलते हुए चलूंगा। वेयर अ कंपनी परमिट्स अ डिपॉजिटर टू रिन्यू हिज डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिंग फॉर अवेलिंग of a higher rate of interest, the company shall pay interest to such depositor at a higher rate if the deposit is renewed for a longer period than the unexpired period of the deposit. तो मालिक यहाँ पर say for example यदि 12 महीने के लिए डिपॉजिट दी थी और 6 महीने के बाद ही यदि कोई डिपॉजिटर चला जाता है प्रीमेच्योर डिपॉजिट करने, तो उसका अनएक्सपायर पीरियड कितना हुआ? 6 months। तो वो जो भी हायर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए डिपॉजिट देगा, अब उसको 6 महीने से ज्यादा के लिए वो डिपॉजिट देना पड़ेगा, उससे कम के लिए वो वहां पर डिपॉजिट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो मीटिंग भी हम लोगों ने पहले देख लिया था, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 जो था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 35% की लिमिट है। यदि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से 25% मैक्सिमम और मेंबर से 10% मैक्सिमम, टोटल मिलाकर 35% का मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनी जो है वो 35% का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वेदर इट कैन बी फ्रॉम इट्स मेंबर और फ्रॉम पब्लिक, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जो लिमिट है बेटा वो 35% की लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी एन एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी 35%, किसी से भी कर लो। सर्कुलर देना पड़ेगा, हमको पता है बेटा वो बात, हर बार के लिए आपको एक फ्रेश सर्कुलर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 11 में बोला है डीआरआरए में आपको 20% अमाउंट ट्रांसफर करना है। कब करना है, कैसे करना है, 73 में देख चुके थे। सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम मेकिंग डिपॉजिट, डिपॉजिटर देगा, ठीक है। ज्वाइंट नेम से मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। नॉमिनेशन देना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसिट से रिलेटेड बात कर ली। एक पॉइंट नंबर 17 है सेक्शन नंबर 76 में, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। तो मालिक यहाँ पर कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी इन अ प्रॉपर मैनर, और सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर डिपॉजिट और रिन्यूअल ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पेन नंबर देना है, पर्टिकुलर्स ऑफ द गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, पर्टिकुलर्स ऑफ द नॉमिनी, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर लिखना है, डेट एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट मेंशन करना है, इंटरेस्ट मेंशन करना है, ड्यू डेट मेंशन करना है। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर है, टैक्सेबल लिमिट के बियॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, तो उसको एक वो डिक्लेरेशन दे देगा कि मेरा टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मत कट करना आप, तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। और कब आप इंटरेस्ट पे करोगे, कब आप डिपॉजिट को रीपे करनी करोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सर प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर कब तक होगा? ये 8 ईयर्स तक होगा मालिक। जहां पर भी आपने जो लेटेस्ट एंट्री मेंशन करी है, वो लेटेस्ट एंट्री मेंशन करने से विद इन 8 ईयर्स तक आपको रजिस्टर जो है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सर प्री मैच्योर डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया कि जो अनएक्सपायर पीरियड होगा उससे ज्यादा के लिए डिपॉजिट देनी पड़ेगी। सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न पता है आपको। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर पेनल इंटरेस्ट रेट कंपनी के ऊपर 18% से लगेगा। सर नो राइट टू अल्टर हम लोगों ने ये देख लिया है। और सर पेनल प्रोविजन सेम एज इट इज वही है जो हमने कहां पर देखा था, सेक्शन नंबर 73 में देखा था, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड 74 टू एलिजिबल कंपनी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, 73 तो पूरा की पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 76 के ऊपर। सर अब यहां पर ना इन्होंने पनिशमेंट बोली है, क्या पनिशमेंट बोली है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 76, इन दोनों में से किसी भी सेक्शन का यदि आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो 76A में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर पेनल्टी बहुत बेहतरीन पेनल्टी है, ये याद रखने वाली पेनल्टी है, आप लोग ध्यान से सुनना। सर यहां पर बोला गया है पेनल्टी का जो अमाउंट होगा ₹1 करोड़ या 2x ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जो भी इनका लोअर लिख लेगा वो, ठीक है। तो देखो पेनल्टी ध्यान से सुनना,
1 करोड़ रुपीज और 2x ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। तो ये एक लोअर अमाउंट आ गया हमारे पास बाहर निकल के, ठीक है। अब ये लोअर में मैक्सिमम कितना बनेगा, ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो 1 करोड़ और 2x ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, तो हमारे ब्रैकेट के बाहर लोअर वाली लिमिट आ गई। तो बोले अब पेनल्टी कंपनी के ऊपर मिनिमम जो भी इनका लोअर निकला होगा वहां से लेकर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक लग सकती है, ठीक है। बहुत ध्यान से पेनल्टी सुनना। सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी ऐसा ही है सर। सर लोअर ऑफ 1 करोड़ रुपीज, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ना इम्प्रिजनमेंट की बात कर लेते हैं। एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड अप टू 7 years। ओ माय गॉड, इनके ऊपर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है मैक्सिमम, प्लस इनको फाइन लगेगा 25 लाख रुपए विच में बी एक्सटेंड अप टू 2 करोड़ रुपीज। और यदि इन्होंने झूठ बोला है, कोई गलत काम किया है, तो मालिक इनके ऊपर सेक्शन नंबर 447 के प्रोविजन भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये था मालिक मेरा सेक्शन नंबर 76A, जहां पर पेनल प्रोविजन की बात हुई थी। Now the next and last section of this particular chapter is section number 74, repayment of deposit accepted before commencement of the Companies Act 2013। सर डीपीटी 4 में आपको एज एन वन टाइम मेजर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी डिटेल फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रिमेन्स अनपेड देन द कंपनी शेल फाइल अ स्टेटमेंट विद आरओसी विद इन 3 months अबाउट दिस सम रिमेनिंग अनपेड। ठीक है, सेट के आने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है रीपे द सेम विद इन 3 years और बिफोर देयर मेच्योरिटी। या तो 3 साल मैक्सिमम है, 36 months मैक्सिमम है, या उसकी एक्चुअल डेट ऑफ मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। और ट्राइब्यूनल जो है वो केस टू केस बेसिस पर, कंपनी टू कंपनी बेसिस पर क्या कर सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा सेक्शन नंबर 74 भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। टोटल मिलाकर मैं यदि बात करूं मालिक, तो सेक्शन नंबर 76, 76A और सेक्शन नंबर 74 मैंने आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ये 3 पॉडकास्ट में पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिटेल, यार यदि तुम लोग पहली बार भी पढ़ोगे ना और इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुन लोगे ना, तो भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो बेहतरीन तरीके से कवर अप हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के कुछ पॉडकास्ट के साथ पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।